नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला, तो सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और मंच पर लालकृष्ण आडवाणी से लेकर के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उनके भाषण से पहले लालकृष्ण आडवाणी ने अपने भाषण में ये कह दिया था कि नरेंद्र मोदी जी की कृपा से, नरेंद्र भाई की कृपा से भारतीय जनता पार्टी फिर से केंद्र की सत्ता में लौट आई है। और जब प्रधानमंत्री चुने गए नरेंद्र मोदी को बोलने का अवसर मिला, तो वो आडवाणी जी के कहे हुए इन शब्दों पर फपक पड़े थे और उन्होंने कहा था कि एक बेटे का ये दायित्व है कि वो अपनी माँ की सेवा करे। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और अगर मैंने अपनी माँ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ किया है तो कोई एहसान नहीं किया है, कोई कृपा नहीं की है। दूसरी बात उन्होंने एक और कही थी। उन्होंने कहा था कि यहां तक का जो सफर है वो किसी एक नेता या किन्हीं दो चार नेताओं की कृपा की वजह से ये सफर तय नहीं हुआ है। ऐसे अनेक और ज्ञात अज्ञात बीजेपी के कार्यकर्ता है जो रिमोट एरिया में संघर्ष करते हुए, जमीन पर काम करते हुए, विषम से विषम परिस्थितियों में कई बार हिंसा का शिकार हुए हैं, कई बार मारे गए काम करते हुए, बहुत सारी दुर्घटनाओं में मारे गए। ये सब उनके त्याग और बलिदान और परिश्रम, अनुशासन और निष्ठा का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज इस कंडीशन में खड़ी हुई है। भाजपा के आगे बढ़ने का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो पूरे समर्पित भाव से उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। और जब सत्ता में आती है भारतीय जनता पार्टी, तो त्याग करने वाले, बलिदान करने वाले, दिन रात खपने वाले बीजेपी के वर्कर्स को कभी नहीं भूलती। पश्चिम बंगाल की लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं थी। वो सत्ता के दरवाजे तक पहुंची है। वहां आज भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। उसकी सरकार अगर वहां बनी है, शुवेंदु अधिकारी अगर मुख्यमंत्री बने हैं, तो बीजेपी के उन वर्कर्स को, नेताओं को वो नहीं भूले हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया है, इस संघर्ष में अपनी प्राणों की आहुति तक दे दी है। शुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की है, उनकी सरकार ने घोषणा की है कि जिन 321 बीजेपी वर्कर्स और नेताओं ने अपने प्राण दिए हैं, जिनकी हत्याएं हुई हैं, जो संघर्ष के दौरान मारे गए हैं, उनके परिवारजनों को अब सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। दूसरी घोषणा उन्होंने ये की है, बल्कि इसके लिए बाकायदा अधिकारियों की बैठक में उनको ये टास्क सौंपा था और अब उस पर अमल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2021 की जो हिंसा हुई थी, चुनाव से पहले की भी, विधानसभा चुनाव से पहले की भी और नतीजे आने के बाद भी, उस हिंसा में जितना नुकसान हुआ था लोगों का,
जो लोग हताहत हुए थे, जो पलायन के लिए मजबूर हुए थे, उनसे जुड़ी हुई फाइलों को जो एफआर लगा दी गई थी, फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ऐसे सारे केस 59 के आसपास फाइलें बताई गई, जो फाइनल रिपोर्ट बता करके बंद कर दी गई थी। अब वो बंद केस, बंद फाइलें फिर से रीओपन कराई जा रही हैं और ये कुल मिलाकर के 181 नई एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये कुल मिलाकर के 458 घटनाएं थी, हिंसा की, तोड़फोड़ की, आगजनी की, लोगों के साथ मारपीट करने की, उनको चोट पहुंचाने की। ये सारे केस अब नए सिरे से खुल रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो गई है। जो फाइलें बंद कर दी गई थी वो फाइलें खोल करके अब उन गर्दनों तक फिर से हाथ पहुंचेगा जो इस हिंसा में संलिप्त थे, और केवल उनकी गर्दन तक हाथ नहीं पहुंचेगा, जिनकी शह पर या जिनकी लापरवाही पर यह हिंसा घटी थी, घटनाएं हुई थी, लोगों के घरों को, दुकानों को लूटा गया था, मारा पीटा गया था, उनकी भी भूमिका, उनका भी कसूर दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ हिंसा, वो किसी भी तरह की हुई हो, वो चाहे चुनावी हिंसा हो, घरेलू हिंसा हो, या जो ये संदेश खौली से लेकर के आरजी कर मेडिकल कॉलेज तक ऐसी बहुत सारी घटनाएं, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के विरुद्ध बहुत सारे हिंसा के, यौनाचार के मामले हैं। तो सरकार ने यह भी फैसला किया है कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं, यौनाचार की घटनाएं हुई हैं, जो पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड घटनाएं हैं, ऐसी करीब 300 घटनाएं हैं। इन सारे मामलों की भी नए सिरे से समीक्षा की जा रही है और इनको भी या तो ठंडे बस्ते में डाला हुआ था या इनमें भी फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी या लगाने की स्टेज में इनको पहुंचा दिया गया था। पुलिस अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई थी उसी में शुभेंदु अधिकारी ने ये कह दिया था कि ये सारे मामलों की नए सिरे से समीक्षा की जाए और इन पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो संस्थागत भ्रष्टाचार है और खास तौर से महिला कल्याण, बाल कल्याण से जुड़े हुए जो संगठन थे, जो मंत्रालय के अधीन काम करने वाले थे, वहां जो भ्रष्टाचार हुआ और महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ जो अत्याचार की घटनाओं को दबा करके रखा गया, उसकी जांच के लिए 2 समितियों का गठन शुभेंदु अधिकारी ने कर दिया है और ये हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इनकी अध्यक्षता करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक महिला पुलिस ऑफिसर जिसको ममता बनर्जी सरकार में एक तरीके से खुड्डे लाइन लगा करके रखा गया था और जिनको एक तरीके से प्रताड़ित किया गया था, ये आईपीएस ऑफिसर हैं दमयंती सेन। इनको एक समिति का सदस्य और सचिव बनाया गया है, खास तौर से महिलाओं और बच्चियों के साथ जो होने वाले अत्याचार की घटनाओं के लिए समिति बनाई गई है। तो शुभेंदु सरकार धुआंधार फैसले ले रही है और जो 2 अहम फैसले हैं उनके, एक जो 321 बीजेपी वर्कर्स मारे गए थे संघर्ष करते हुए, उनके परिवारजनों को सरकारी नौकरी देना,
2021 चुनाव के नतीजों के बाद जो हिंसा हुई, चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले जो हिंसा हुई, ऐसे केसों में जो 59 फाइलें थी, 59 फाइनल रिपोर्ट लगाई गई थी, उनको रीओपन किया गया है। कुल 458 घटनाएं थी, उनकी फिर से जांच पड़ताल करने का फैसला लिया है। महिलाओं, बच्चियों के साथ पॉक्सो और जो दूसरे अत्याचार के मामले थे, उनमें 2 समितियां गठित की गई हैं। हाईकोर्ट के जज इन समितियों को प्रेजाइड करेंगे, चेयरमैन बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण फैसला, जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, इससे जुड़ी हुई करीब 120 एकड़ जमीन शुवेंदु अधिकारी ने अधिग्रहित करके केंद्र सरकार को सौंपने का फैसला कर दिया है, सौंप दी है। इस जमीन का इस्तेमाल खास तौर से सुरक्षा को लेकर के, फेंसिंग को लेकर के, राष्ट्रीय राजमार्ग और जो रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होना है, उसके लिए किया जाने वाला है। और ये कॉरिडोर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये जो संकरा सा भूभाग है 20-22 किलोमीटर का और करीब करीब 54 किलोमीटर 60 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, इसकी सीमाएं नेपाल से और जो बांग्लादेश की सीमा है, इनसे मिलती है। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जाता है। और भौगोलिक दृष्टि से अगर बात करें तो ये जो गलियारा है, ये भारत के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। चिकन नेक इसको इसलिए बोला जाता है कि ये चिकन की जो गर्दन है उस तरीके से नक्शे में दिखाई देता है। और आपने एक बार सुना होगा, शर्जिल इमाम ने, जो यूपीए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार है, उसने एक बार एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर चिकन नेक को काट दिया जाए तो भारत सरकार पर बहुत बड़ा प्रेशर बनाया जा सकता है। यानी पूर्वोत्तर का हिस्सा शेष भारत से अगर काट दिया जाए। इसी तरीके से जब ये मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का कार्यकारी था, तो इसने चीन से कहा था कि 7 सिस्टर्स को अगर काटना है तो हम चिकन नेक के आसपास हमारे पास इलाका है जहां पर हम आपको एयरफील्ड बनाने के लिए जगह दे सकते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय साजिशें भी और देश के भीतर बैठी हुई भारत विरोधी जो ताकतें हैं, वो भी इन चीजों को लेकर के, चिकन नेक को लेकर के चर्चाएं करती थी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये वो रास्ता है जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इसके अलावा सिक्किम और त्रिपुरा से शेष भारत को जोड़ता है। तो ये एक रुका हुआ काम, जिसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी अनेक बार जिक्र किया। केंद्र में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, पश्चिम बंगाल में भी जनसभाओं को संबोधित करते हुए ये कहा था कि हमने कई चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी सरकार को, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं किया गया। जमीन का एक बड़ा भूभाग है जो फेंसिंग से छूटा हुआ है और जहां से बांग्लादेशी रोहिंग्याज और दूसरे लोग घुसपैठ करके भारत में विभिन्न हिस्सों में छितरा जाते हैं। तो अब ये काम भी हो जाएगा और शुवेंदु सरकार ने जो अधूरा पड़ा हुआ काम था उसको कंप्लीट करने का फैसला कर लिया। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं
तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।